हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कितने मिल्क का रिक्वायरमेंट हमारे बच्चे को है। तो देखिए यहाँ पे मैं जितने भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो IBCLC स्टैंडर्ड के हिसाब से है, विच इज अ सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लैक्टेशन कंसल्टेंट्स का। तो सबसे पहली चीज तो कि कितना मिल्क रिक्वायर्ड है। डे 1 पे अगर हम बात करते हैं तो वेरीड रेंज होती है, तो इट्स अराउंड 7 ml से लेके 122 ml तक। अगर हम डे 3 की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 98 ml से लेके 775 ml। और अगर हम डे 5 की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 425 ml से लेके 875 ml तक रेंज है और इतना मिल्क का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसको नापना प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर मदर्स का कंप्लेन होता है कि मैम ब्रेस्ट फीड कम आता है, और कई बार फॉर्मूला स्टार्ट करने का रीज़न भी यही होता है कि मैम ब्रेस्ट मिल्क कम है। तो हमें ये रूल आउट करना होता है कहीं ये PIM परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क तो नहीं है। इसको रूल आउट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट थिंग इज पोजीशन ऑफ द बेबी, इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मदर एंड बेबी। लैचिंग, इसका वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सक स्वेलो पैटर्न, इसको मैं कंसल्टेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यूरिन, स्टूल्स, स्लीपिंग पैटर्न, वेट गेन पैटर्न एंड ओवरऑल जनरल कंडीशन, इन सब पॉइंट्स को हम आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो कि सिंगल एक फिनोमिना है, दैट इज पी काउंट्स 6 के ऊपर होना ही चाहिए एंड जनरली रिकमेंडेड इज 8 to 10 पर डे। अगर आपको पी के अंदर कलर चेंज महसूस होता है या काउंट में चेंज महसूस होता है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग बाय अ लैक्टेशन कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है। ये नेक्स्ट जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। बेबी का वेट यहाँ पे मेंशन है और साथ में 24 आवर का इनटेक नीडेड यहाँ पे मेंशन है। आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो। जनरली जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज 150 to 180 ml पर किलोग्राम पर डे वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को रिक्वायर्ड होता है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे ये न्यू मदर्स के लिए है। डे 1 to 5 वेट डायपर, पी कलर, पू वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी एंड वेट गेन या जो लूज होता है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता रखा है। आप पॉज करके इस शीट को भी आप चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फिनोमिना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट गेन। 0 to 3 months में 26 to 31 ग्राम पर डे, 3 to 6 months 17 to 18 ग्राम पर डे, 6 to 9 months 12 to 13 ग्राम पर डे, 9 to 12 months 7 to 12 ग्राम पर डे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है वैसे वैसे वेट गेन थोड़ा स्लो होता है। ओवरऑल जनरल कंडीशन जब हम देखते हैं, Content and happy baby at the end of the feeds, releasing breast on its own, sleeps in between feed after the baby is full, hands and fisting before feeding, then relaxed and open at the end of the feeding, alert, active। इसी वीडियो के लास्ट में मैंने टेस्ट फीड वेट्स के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज ACPC वेट्स, ये हम क्लिनिक में करते हैं। कलर ऑफ द स्किन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी चेंज ऑफ कलर महसूस होता है तो आपके पीडियाट्रिशियन को आपको ये बताना चाहिए। वेट गेन नहीं है या फिर पी काउंट्स कम है, इसका मतलब है कि लो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पोजीशनिंग, आप कोई भी पोजीशन अडॉप्ट करें जिसमें आप एंड बेबी कंफर्टेबल हो। इसके ऊपर हमारी एक डिफरेंट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन लैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप लैच होना चाहिए। लैच पे भी हमारी पूरी एक वीडियो है कि आपको किस तरीके से लैचिंग करानी है। लैचिंग जब आप कराते हैं तो बेबी भी कंफर्टेबल होना चाहिए, डीप लैच होना चाहिए और साथ में मदर को किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में किसी भी तरीके का मदर को पेन या निपल ट्रॉमा नहीं होता है। अगर हो रहा है तो ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं लैच प्रॉपर नहीं है क्या। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री फीडिंग। मदर को किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो 2 लोग इन्वॉल्व हैं, आप एंड बेबी। दैट मीन्स इट इज़ अ डायट एंड इस कंडीशन में इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होके जब आप फीड कराते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन एंड इजेक्शन सबसे मैक्सिमम होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है दैट इज़ हर्ब्स एंड डाइट गिवन बाय मी। डाइट पे हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है, पर एक जनरली जो एक हेल्दी डाइट होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होते हैं वो मैंने आपको बना के दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। एंड हर्ब्स एंड गैलेक्टोगॉग जैसे मेथी, सौंफ, गार्लिक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जीरा, तिल,
तुलसी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं डाइट में डालती हूँ, दाल, सीड्स एंड नट्स एंड ओट्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और उसके साथ जो हर्ब्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं जैसे मोरिंगा, शतावरी, कई बार ग्रेन्यूल्स भी मैं रिकमेंड करती हूँ अगर ज़रूरत होती है तो इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। सूप्स एंड सैलड्स को भी रखिए। इन सब चीज़ों के वीडियो भी हमारे पास हैं, आप हमसे बोलेंगे तो हम आपके साथ वो सब चीज़ें भी यहाँ पे शेयर कर देंगे। डाइट आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए, आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। उसका रीज़न ये है कि जितने भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं वो बेबी को डाइट के थ्रू मिलते हैं, और आपने जो भी न्यूट्रिएंट लॉस किया है इस पूरे पीरियड में वो आपकी डाइट से यहाँ पे पूरा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी होती है तो बाद में जाके वो आपको बहुत परेशानी देगी और साथ में पेन होंगे। तो डाइट का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड गैलेक्टोगॉक्स भी आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो उसको भी मेरे साथ डिस्कस करिए, तो हमें वापस से इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें डाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जिस हम पॉइंट पे आने वाले हैं वो एक सिंगल ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी बार बच्चे को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा मिल्क का वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ में मिल्क का फैट कंटेंट भी बढ़ेगा। तो आपको फीडिंग कम से कम 12 से 13 बार करवाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। कई बार मदर ये कंफ्यूज करती है कि हमारा ब्रेस्ट एकदम खाली है तो उसमें दूध नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार मिल्क बेबी को पिलाएंगे, बच्चा लैच करेगा, उतनी बार दूध बनता जाएगा। एम्प्टी ब्रेस्ट जल्दी जल्दी भरता है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। आप जितनी बार बच्चे को लैच कराओगे, बच्चे को फीड कराओगे, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो ये हमें समझना है कि सिंगल एक स्ट्रैटेजी, एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूरल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। आप जितना बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आप इस तरीके से दे सकते हैं कि अपने बेयर चेस्ट पे बच्चे को अपने ऊपर लिटाइए। इसके 2 फायदे हैं, बच्चे का टमी टाइम भी होगा और बच्चा माँ से बहुत क्लोजनेस फील करेगा, साथ में डाइजेशन बेटर होगा और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एकदम से किसी कारण से मिल्क का प्रोडक्शन का डिप होता है तो हम ये बोलते हैं कि मदर एंड बेबी को एक साथ बस आपको बेबी को मदर के ऊपर लिटा दीजिए, एंड उसको जितनी बार वो फीड करता है, जितनी बार वो रूटिंग रिफ्लेक्स दिखाता है, यानी कि मदर को ढूंढता है क्यू के बेस पे। क्यू बेस्ड फीडिंग क्या होता है इसको भी हम एंड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे बच्चे को फीड कराओ। विद इन 1 to 2 days 2 to 3 fold यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अप टू 6 months तक मैक्सिमम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हमें बच्चे को देना है। उसके बाद पंपिंग अगर मैंने आपको रिकमेंड किया है तो इसका भी वीडियो है कि किस तरीके से कौन सा पंप हमें इस्तेमाल करना है। पावर पंपिंग, आपने 10 मिनट्स सबसे पहले पंप करा, मिल्क निकाला, देन 10 मिनट्स आपने ब्रेक लिया, देन आपने 10 मिनट्स पंप किया, देन आपने 10 मिनट्स ब्रेक लिया, अगेन 10 मिनट्स आपने पंप किया एंड 10 मिनट्स आपने ब्रेक लिया। दैट इज कॉल्ड पावर पंपिंग। पावर पंपिंग तभी होना चाहिए जब मैं आपको इस चीज़ को रिकमेंड करूं, और पंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पंपिंग करते हैं और हमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है प्लस बच्चे का वेट बढ़ाना है। देखिए 2 तरीके के मिल्क होते हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फोर मिल्क आगे वाला मिल्क होता है जो कि ज़्यादा वाटरी होता है, फैट कंटेंट कम होता है। अगर हमें बच्चे का वेट बढ़ाना है तो बच्चे को हमें हाइंड मिल्क भी देना चाहिए। एक हमारा ब्रेस्ट पूरा खाली होना चाहिए एक फीड के अंदर। अगर वो खाली नहीं होता और हमें मिल्क को बढ़ाना है तो बच्चे को फीड कराने के बाद हमें पंपिंग करनी है। अगर मैंने आपको रिकमेंड करा है तो हमेशा बेटर होता है कि डबल साइडेड पंपिंग साथ में करी जाए, तो उसके अगेन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फैट कंटेंट मिल्क का बढ़ता है प्लस मिल्क का वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी डबल साइडेड इलेक्ट्रिक पंप, और हर फीडिंग सेशन के बाद आप पंपिंग करिए। अगर आप मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल ग्रेड बेस्ट होता है, मैकेनिकल पंप्स को अवॉइड करिए, बट हर फीडिंग सेशन के बाद बच्चे को लैच कराने के बाद पंपिंग आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाती है। मसाजिंग, हीट एप्लीकेशन एंड हैंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। किस तरीके से करना है ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसका पूरा सेपरेट वीडियो आपको बताया है। मसाजिंग के स्टेप्स होते हैं, निप्पल स्टिमुलेशन, साथ में ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, किस तरीके से आपको करना है,
हीट एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, एंड देन उसके बाद हैंड एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे हैंड एक्सप्रेशन के लिए एक स्पेशल मूव्स होते हैं तो वो हमें फॉलो करने हैं। तो इसका एक अलग से वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप चाहें तो आप पंपिंग कर सकते हो, या आप चाहें तो बच्चे को फीड करा सकते हो। बच्चे को फीड कराना हमेशा बेटर होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट को ऑफर करिए, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं ले रहा है, तो आप एसएनएस सप्लीमेंटल नर्सिंग सिस्टम आप ट्राई करिए। सप्लीमेंटल नर्सिंग सिस्टम अगर आप मार्केट से लेके आते हो तो ये बहुत ही महंगे आते हैं, पर मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक बॉटल से और एक फीडिंग ट्यूब से आप सप्लीमेंटल नर्सिंग सिस्टम घर पे बना सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप बॉटल बच्चे में इंट्रोड्यूस ही नहीं करते एंड बच्चा डायरेक्ट एट ब्रेस्ट फीड कर रहा है। बच्चा जब डायरेक्ट एट ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो वो लैचिंग करेगा, सकिंग करेगा, उससे मदर का मिल्क बढ़ेगा, और साथ में मदर का मिल्क बढ़ने के साथ साथ दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाएंगी। बच्चे का सक भी इंक्रीज होगा, एक्सरसाइज मिलेगी, और साथ में मदर का मिल्क बढ़ेगा। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। उसके बाद हम चलते हैं नाइट टाइम फीड, जहां आपको अपना मिल्क का डिप महसूस होता है, आप रात का फीड बढ़ा दीजिए। बच्चे को 2 से 3 बार लैच करिए, नहीं तो मिनिमम 2 टाइम्स आप रात में पंपिंग करिए। उसका रीज़न ये है कि रात में प्रोलैक्टिन हाई होता है। प्रोलैक्टिन हाई होने की वजह से मिल्क अगर आप रात में पिलाते हैं तो ये काफ़ी हद तक मिल्क को बढ़ाता है। उसके बाद एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कई बार हम कॉफ़ी, हर्बल टीज एंड मेडिसिन का इंटेक कर रहे होते हैं, जो कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जैसे पेपरमिंट टी हो गया, सेज हो गया, ये हमारे मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देता है। कई बार कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन, इवन मिनरल्स एंड वाइटामिन सप्लीमेंट भी मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करिए, और टी, कॉफ़ी, हर्बल टीज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम हो उतना करिए। क्यू बेस्ड फीडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने बाद में डिटेल में डिस्कस किया है। अननेसेसरी यूज ऑफ शील्ड्स, फॉर्मूला एंड बॉटल। कई बार परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क में या सोशल प्रेशर के चलते हुए हम बच्चे को फॉर्मूला या बॉटल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक चीज़ को आप समझिएगा, बच्चा जितना ज़्यादा बॉटल का इस्तेमाल करता है वो उतना कम सक आपके ब्रेस्ट पे करेगा। इससे निपल कन्फ्यूजन आता है। एक बार बॉटल जब आप बेबी को दे देते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता, और जहाँ एफर्ट नहीं करना होता है उनकी डिपेंडेंसी बॉटल पे बढ़ जाती है। फॉर्मूला लेने के बाद बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। बच्चा सोता है तो फिर हमें ये लगता है कि बच्चे का पेट भर गया और वो सो रहा है, तो वो जहाँ वो लैच नहीं करेगा वहाँ पे आपका मिल्क वॉल्यूम 100% कम होगा। ज़रूरत है, डॉक्टर ने बोला है, वेट गेन नहीं हो रहा है, या साथ में कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ तक समझ में आता है। बट अगर वेट गेन भी है एंड पी काउंट सही है तो फॉर्मूला हमें नुकसान दे सकता है। अननेसेसरी यूज ऑफ शील्ड्स, कई बार निपल शील्ड या दूसरे इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है, बट हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प के साथ करें, क्योंकि इनका विड्रॉल बहुत मुश्किल होता है। बेबी बहुत जल्दी इस तरीके की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब वो इस तरीके की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और ब्रेस्ट एंड बेबी के बीच में अगर कोई भी चीज़ है तो वो आपकी मिल्क सप्लाई को फॉल्टर करेगी। तो इसको ध्यान रखिए। ब्रेस्ट फीडिंग एट ब्रेस्ट इज़ द ओनली नेचुरल वे, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देन उसके बाद WHO ग्रोथ चार्ट्स, ये मैं आपको कंसल्टेशन में प्रोवाइड करती हूँ, इसको प्लीज़ आप प्लॉट करके रखिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी चेंजेस होता है तो उस हिसाब से हम अपने पैटर्न को बदल सकते हैं। टेस्ट वेट्स, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया है, ये हम क्लिनिक में करते हैं, इसको हम ACPC वेट्स भी कहते हैं। ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रिलैक्स करता है और साथ में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो। आपको ब्रीथ इन करना है, यानी कि इंस्पिरेशन करना है 10 तक गिनते हुए, आपको सांस को रोकना है 10 तक गिनते हुए, एंड देन आपको 10 तक गिनते हुए वापस से अपनी सांस बाहर निकालनी है, यानी कि एक्सपिरेशन करना है। जब आप ऐसे करें तो बिल्कुल सीधे बैठ के करें, कोशिश करें कि आप अपने स्टमक पे खिंचाव महसूस कर सकें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। तो ये एक इंस्टेंट तरीका है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, और साथ में मिल्क के प्रोडक्शन को भी ये लॉन्ग रन में बढ़ाता है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए आप म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, फीडिंग इन फीवर या कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से, लैक्टेशन कंसल्टेंट से आप बात करिए एंड फीडिंग हमें करानी है। जनरली हम ज़्यादातर कंडीशंस में फीडिंग करा सकते हैं, कुछ ही ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम फीडिंग कराने को मना करते हैं, तो वो आपको अपने डॉक्टर के साथ उसके बारे में आपको बात करनी होती है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ क्यू बेस्ड फीडिंग। अर्ली क्यूज में आप देखेंगे कि बच्चा हिलता है, मुंह खोलता है, रूटिंग करता है, मदर को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने हेड को टर्न करते हैं। देन मिड क्यूज होते हैं स्ट्रेचिंग, इंक्रीजिंग फिजिकल मूवमेंट, हैंड टू माउथ, अपने हैंड को वो माउथ तक लेके आते हैं। लेट क्यूज में क्राइंग है, एजिटेटेड बॉडी मूवमेंट्स है, तो वहां तक अगर आप जाएंगे तो बच्चा फिर प्रॉपरली फीड नहीं करेगा। अर्ली फीडिंग क्यूज में ही हमें बच्चे को फीड कराना है। ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर मदर्स को ये कंप्लेन होती है कि कई बार हमारा मिल्क एकदम से डिप हो गया है। तो देखिए, ग्रोथ स्पर्ट्स 2 to 3 वीक्स, 6 वीक्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स पे ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल फीडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी हो जाता है, लगातार वो ब्रेस्ट पे सक करना चाहता है, फ्रीक्वेंटली फीड करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फीड करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ का एक पार्ट है। इस टाइम पे बच्चे को लगातार सक जब बच्चा करता है तो वो अपने आप मिल्क का कॉम्पोजिशन बढ़ाता है, मिल्क के कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई करता है, मिल्क का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, 1 से 2 दिन तक लास्ट करता है। कई बार जब बोन्स बनती है तो बच्चे को बहुत पेन होता है, और वो जब ब्रेस्ट पे सक करते हैं और मिल्क के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि वो बच्चे के दर्द को कम कर देते हैं। तो ये भी कारण होता है कि बच्चा एकदम से थोड़ा सा फंसी होके एंड ज़्यादा सक करने लगता है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट वेट की, ये हम क्लिनिक में करते हैं। जैसे ही बेबी हमारे पास आते हैं हम उनका वेट लेते हैं, फीड कराने के बाद फिर उनका वेट लिया जाता है। जो चेंज इन वेट आता है 2 ग्राम एक्यूरेसी वाली मशीन से, डिजिटल वेइंग मशीन से, ये बहुत ही प्रिसाइज मेथड है जो कि मदर को रियश्योर करता है और हमें पता चलता है कि एक बार की फीड में कितना मिल्क ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये शो कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने बेबी का प्री फीडिंग वेट यहाँ पे लिया है, फिर बच्चे को फीड कराने के बाद मदर ने बेबी को फीड कराया और हमने उसके बाद पोस्ट फीड वेट हमने लिया है। तो हमें एक्यूरेटली पता चला कि कितना यहाँ पे मिल्क ट्रांसफ़र हुआ है। तो इससे जो कई बार लो वॉल्यूम या लो मिल्क ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम होता है, वो एक्चुअली है कि नहीं है या परसीव्ड इनसफिशिएंसी ऑफ मिल्क है, वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। कुछ और चीज़ें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर बच्चे का सक वीक है तो आप एक ऑटोक्लेव ग्लव लेके और फिंगर आप बच्चे के मुंह में रख सकते हैं, तो बच्चा फिंगर से सक करेगा, तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और साथ में बार बार उनको ब्रेस्ट ऑफर करिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चे का सक डेवलप हो जाता है। ये चीज़ लैक्टेशन कंसल्टेंट से इवेल्युएट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं है, एनाटॉमिकल डिफरेंस, जिसकी वजह से सक बच्चे का वीक हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कंसल्टेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कई मदर्स क्या करती हैं, फॉर्मूला दे देती हैं नर्सिंग करने के बाद, या फिर थोड़ा सा घर में हनी दिया जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सॉलिड 6 मंथ से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट 15 डेज हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं, उसका भी हमने कंप्लीट वीडियोस वगैरह बना रखी हैं। तो 6 मंथ से पहले आपको कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। फॉर्मूला अगर लैक्टेशन कंसल्टेंट या आपके पीडियाट्रिशियन बोलते हैं वेट कम है, तभी आपको स्टार्ट करना है उनके रिकमेंडेशन पे। उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन मिल्क प्रोडक्शन कम करता है। अगर आप स्मोक करते ही हैं तो नर्सिंग के बाद करें, सेम रूम में कभी भी ना करें, क्योंकि ये बच्चे के सक को कमज़ोर करता है। कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स जल्दी स्टार्ट करने से भी मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। अपने डॉक्टर से बात करें। पर्टिकुलर तरह की बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, अगर आपको अर्ली स्टार्ट करना है तो उनका इस्तेमाल होता है, अदरवाइज 6 वीक्स तक हमें वेट करना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से, अगर मदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती हैं, तो उसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। पानी उतना ही पीना है जब आपको प्यास लगती है। एक्सेसिव वाटर या बिल्कुल भी फ्लूइड का इंटेक नहीं करना, दोनों ही कंडीशन खराब है। जब जितनी प्यास आपको लगती है उतना पानी आपको पीना है। जब आप फीड कराएंगे तो उसके बाद आपको एकदम से ऐसा लगेगा आपको प्यास लग रही है, तो आप कोई भी फ्लूइड, जैसे कि आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रिंक का आप इस्तेमाल करें। अगर आपको एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट यहाँ पे हमें लेते रहना है।
बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की हेल्प लें, रेस्ट करें और साथ में जब आप पंप का इस्तेमाल करते हो तो जो ये फ्लैंज है वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। प्रेगनेंसी की वजह से या कोई प्रीवियस सर्जरी की वजह से भी यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कम हो सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि बच्चे ने प्रॉपर सक किया है कि नहीं किया है। जब बच्चा फीड कर ले तो आप मिल्क अपने ब्रेस्ट को आप कंप्रेस करके देखें, अगर ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये फोर मिल्क है, अगर थिक मिल्क आ रहा है इसका मतलब ये हाइंड मिल्क है। हाइंड मिल्क तभी होगा जब बच्चे ने फीड किया है, तो या तो कुछ भी मिल्क ना आ रहा हो या एक दो ड्रॉप आपका थिक मिल्क आ रहा हो, इसका मतलब बच्चे ने सक किया है। तो ये भी एक तरीका है पता करने का। जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो अपने ब्रेस्ट को सी होल्ड में आप कंप्रेस करिए। कंप्रेस करने से आपका लेट डाउन भी फास्ट होता है, आपका फैट कंटेंट बढ़ता है, मिल्क प्रोडक्शन फास्ट होता है। तो ये भी एक तरीका है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने का। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। ये वीडियो हमारे कंसल्टेशन का पार्ट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करिएगा।